समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। ये डबल इंजन की सरकार, जिसे मौका जनता ने उत्तर प्रदेश में भी दिया और दिल्ली में भी बहुमत मिल गया, लेकिन आप देखिए लगातार महंगाई बढ़ी है। इतनी महंगाई जो जनता को सामना करना पड़ा। देखिए, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा नहीं रखती, संविधान में भरोसा नहीं रखती। जिस ढंग से उन्होंने अराजकता करी है, ये उचित नहीं है। प्रदेश की जनता देख रही है। विधानसभा का मानसून सत्र होने से पहले समाजवादी पार्टी ने विधानसभा तक पैदल मार्च का ऐलान किया था। अखिलेश यादव की अगुवाई में एसपी के विधायक दल पैदल मार्च कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया और इसके बाद अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। अब एसपी विधायकों का पैदल मार्च और अखिलेश यादव का धरना खत्म हो गया है और इसी बीच सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि एसपी से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो नियम कानूनों को मानेगी। उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले 5 साल का कार्यकाल और जब से ये दोबारा सरकार को मौका मिला है, उत्तर प्रदेश की सड़कें जर्जर हैं, गड्ढे बन गए हैं सड़कों पर। जहां किसान इस मौसम में जल भराव, बाढ़ से परेशान होता था, इस बार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि कुछ हिस्सों में बाढ़ है, कुछ हिस्सों में सूखा है और अभी भी किसानों को कोई राहत नहीं दी गई है। न बाढ़ के नुकसान से कोई राहत पहुंची है और ना ही सूखे की वजह से जो किसानों का नुकसान हुआ है उस पे कोई सरकार ने भरपाई या राहत। किसी भी दल को और किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में कहीं कोई बुराई नहीं है। हर एक व्यक्ति को है। नियमानुसार अगर उन्होंने कोई परमिशन मांगी होगी तो पुलिस उन्हें सुरक्षित और सही मार्ग अवश्य देगी और परमिशन भी देगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये दायित्व संबंधित और जिम्मेदार नागरिकों या जिम्मेदार संगठन और राजनीतिक दलों का एक नैतिक दायित्व कर्तव्य भी बनता है कि अपने किसी भी आंदोलन के लिए या किसी भी प्रोसेशन के लिए उनको नियमानुसार परमिशन मांगनी चाहिए और बिना पब्लिक व्यवस्था को, लोक व्यवस्था को भंग किए उस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करने की व्यवस्था देने का दायित्व प्रशासन का है। प्रशासन उसके तहत ही अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने अगर परमिशन मांगी होगी तो ज़रूर जो भी उनके लिए सरल और सुरक्षित मार्ग होगा प्रशासन ने वो उनको उपलब्ध कराया होगा। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद करना कि वह किसी नियम को माने, किसी शिष्टाचार को माने, ये एक कपोल कल्पना ही कही जा सकती है। इससे ज़्यादा तो सदन में भी चर्चा का विषय आएंगे ही, उस पर रखेंगे। समाजवादी नेता इरफान सोलंकी और मनोज पांडे का कहना है कि कल नियम 311 के तहत सभी विधायक विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे। कल समाजवादी पार्टी के विधायक सीधे 10:30 बजे सदन में पहुंचेंगे। प्रदेश में तानाशाही का राज आ चुका है। एक विधायक भी विधानसभा में अब जा नहीं सकता है और खास तौर से जब हम लोग विधानसभा में जाके एक हमारे साथी विधायक जो इस दुनिया में नहीं, उनके लिए श्रद्धांजलि का प्रोग्राम था, उसमें शामिल नहीं करने। खैर, हमारे अधिकारियों का हनन हुआ है। कल विशेष यानी 311 में हम इसको उठाएंगे और हम अध्यक्ष जी की, जो हमारे सतीश महाना जी है, विधानसभा अध्यक्ष जी है, उनसे सवाल करेंगे। और हाउस के लिए हम लोग चुने गए हैं और जब हाउस में हम लोग कार्रवाई में भाग लेने जा रहे थे तो ये कहीं तय नहीं है कि हम पैदल जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, स्कूटर जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, लेकिन आज हाउस की कार्रवाई में नहीं जाने दिया। हमको लगता है उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र के इतिहास में ये एक अनूठी घटना है और एक सदस्य नहीं, नेता, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव को नहीं, अखिलेश यादव
हाउस में बात करना चाहते थे किसानों की, गरीबों की, बाढ़ से ग्रस्त किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारी पर, खराब हेल्थ व्यवस्था पर। तो ठीक है, अगर हाउस में नहीं उनको करने दिया गया तो हमने सड़क पर, आज हमारे एक दिवंगत विधायक हैं, उनको हमने श्रद्धांजलि भी दी और हमने कार्रवाई भी आज सड़क पर की। अगर हाउस के अंदर नहीं जाने दिया तो सड़क पर भी कार्रवाई हुई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी के विधानसभा तक पैदल मार्च को पॉलिटिकल ड्रामा बताया। दूसरे तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज पूरे प्रदेश ने देखा कैसे समाजवादी पार्टी सड़कों पर अराजकता करती है। पैदल मार्च फोटो सेशन है। पैदल मार्च करना था तो जनता को परेशानी हो, ऐसा कोई मार्च नहीं करना चाहिए था। श्री अखिलेश यादव जी को जनता के लिए दर्द था तो पैदल करहल से चल देते, अपने विधायकों को कैसे कहते जनता को बिना कोई परेशानी के पैदल अपने अपने विधानसभा से आओ। वो एक फोटो सेशन कर रहे हैं और जनता के द्वारा पूरी तरह से नकारे गए लोग हैं। और अगर उनके पास कोई जनता से जुड़ा हुआ विषय है तो सदन में आकर के उठाएं। सरकार चर्चा को तैयार है। वो चर्चा से भागना चाहते हैं, केवल मीडिया इवेंट करना चाहते हैं। सर, उनका कहना तो यही है ना कि रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे सरकार बात नहीं करना चाहती है। सदन में चुपचाप बैठने नहीं देंगे, उनको हम प्रदर्शन करेंगे और जनता को जगाएंगे। ये तो उनको मतलब भविष्य दृष्टा है। सदन में आए, अपनी बात कहें, बात करेंगे, बात सुनेंगे। जो विषय पे चर्चा करना चाहें उस विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से मूल्यों में भरोसा नहीं रखती, संविधान में भरोसा नहीं रखती। जिस ढंग से उन्होंने अराजकता करी है ये उचित नहीं है। प्रदेश की जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों से अपील करता हूं, हमारी मालिक है, वो देखे किस ढंग से सपा ने संविधान का उल्लंघन किया है, लोकतांत्रिक परंपराओं को तीर तीर कर दिया है, चीर चीर कर दिया है। मैं आज भी सभी विधायकों से अनुरोध करता हूं, आए और सदन में बहस करें। हमारी सरकार उसके लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के अलावा आज कांग्रेस ने भी पैदल मार्च किया। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने पैदल मार्च किया। हम सब सदस्य चुन करके आते हैं सदन में अपनी बात कहने के लिए, तो ये हमारा मौलिक संवैधानिक अधिकार भी है कि हम सदन तक पहुंचे। ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। अगर कोई सदस्य पैदल चल के आना चाहता है, कोई सदस्य साइकिल से आना चाहता है, गाड़ी से आना चाहता है, ये उसका अपना विचार है। पर अगर पैदल चल करके और मुद्दों के लिए, जो मुद्दे हैं चाहे विपक्ष के हों, पूरे संपूर्ण विपक्ष के, आज महंगाई को ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध को ले लीजिए, सूखे जैसी स्थिति पूरे प्रदेश में है, किसानों के मुद्दे को ले लीजिए, इन सबको लेकर के कांग्रेस ने भी आज पैदल मार्च किया और आज समाजवादी पार्टी का भी मार्च था। तो मैं इतना ही कहूंगी कि हम लोग, जैसे आज कांग्रेस के विधायकों को भी रोका कि हम दोनों लोग को, हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया, तो ये अनुचित है। पीएसपीएल प्रमुख शिवपाल यादव ने अखिलेश के बयान का पलटवार किया है। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश को आगे की सीट मांगने की क्या जरूरत थी, वो चाहते तो आगे की सीट दे सकते थे। शिवपाल ने कहा कि सवाल आगे की सीट मांगने का नहीं बल्कि देने का है। देखिए, आगे की सीट तो मांगने का सवाल नहीं, देने का सवाल। अगर वो सीट अगर देना चाहते तो अखिलेश को ही देना था, मांगने की जरूरत नहीं चाहते जी से। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बन गया है। राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर प्रयागराज हाईवे पर भरत कुंड के पास ये मंदिर बना है। यहां हर शाम को योगी बाबा की आरती होती है। मंदिर बनाने वाले प्रभाकर मौर्य ने कहा कि जिन्होंने राम का मंदिर बनवाया है, हमने उनका मंदिर बनवाया है। अयोध्या से करीब 15 किलोमीटर दूरी पे भरत कुंड से 3 किलोमीटर पहले रोडवेज वर्कशॉप के ठीक पीछे मौर्य का पुरवा। देखिए, हमारा संकल्प था, ये हमारी इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण जिसने कराया उसका मंदिर हम बनाए। ये हमारी इच्छा थी, ये हमने संकल्प लिया था और हमने ये अपना संकल्प पूरा किया। उधर बीजेपी नेता रूबी खान ने अलीगढ़ में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। उसने पीएम मोदी की तस्वीर पर खून से तिलक किया। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं ने केक काटकर मोदी की लंबी उम्र की दुआ की। रूबी खान ने कहा कि पीएम मोदी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं। उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया।
जन्मदिन मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, खून से तिलक करके और केक काट के उनको केक खिलाकर अपने सभी मुस्लिम भाई और बहनों के साथ में। लंबी उनकी उम्र की दुआएं की हैं, शुभकामनाएं की हैं बहुत भगवान से कि उनकी लंबी उम्र हो और इसी तरह वो देश को आगे चलाते रहें, देश को आगे बढ़ाते रहें। जो उन्होंने आज देश का भेदभाव खत्म कर दिया है, ऐसा प्रधानमंत्री ना कोई कभी आया और ना कोई है ना आएगा। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। समर्थन और विरोध में बयानबाजी हो रही है। देवबंद से सर्वे के समर्थन में बयान आया है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी ने कहा कि हम सर्वे का समर्थन करते हैं, जिसके बाद लगा था कि विवाद खत्म हुआ, लेकिन अब मदनी के बयान का मौलाना साजिद रशीदी ने जवाब दिया और बयान दिया। उनका कहना है जमीयत मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है, सरकार ने सर्वे के नाम पर जो खौफ पैदा किया उससे बढ़ा रहा है। मदरसा और मस्जिद हमारा धर्म और मजहब है। हम इसके लिए किसी गवर्नमेंट के किसी ग्रांट की जरूरत हमें नहीं है। नहीं, हम न पहले ये कहते थे कि एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं, ना हम आज कहते हैं। ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। देवबंद में मौलानाओं की बैठक के साथ ही मदरसों पर छिड़ी महाभारत का एक अध्याय समाप्त हो गया। जमीयत और देवबंद के सर्वे के समर्थन करने से सर्वे पर छिड़ा संग्राम खत्म हो गया, लेकिन जो अध्याय खुला है उसने मदरसों पर महाभारत को मजहबी रंग दे दिया है। हमें नहीं जरूरत, हम अपने मस्जिद और मदरसे के लिए हमें जरूरत नहीं है। अगर हमारा स्कूल है, सरकार उसकी मदद करती है, हम ले लेंगे। दरअसल मदरसों के सर्वे का पहला मकसद ही यही है कि मदरसों में कैसे शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, कैसे मदरसों को मदद पहुंचाई जाए और किन मदरसों को वास्तव में मदद की जरूरत है। लेकिन अरशद मदनी को मदरसों के मॉडर्नाइजेशन से इनकार है, क्योंकि अरशद मदनी की नजर में मदरसा मजहब का हिस्सा है, दीनी तालीम देने का जरिया, जहां मौलाना बनाए जाते हैं, इमाम बनाए जाते हैं। मदरसों को आप समझें, मदरसे हमारी मजहबी जरूरत को पूरा करने के लिए है। जिस तरह हमें इंजीनियर की जरूरत है, एडवोकेट की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, इसी तरह हमारी लाखों मस्जिदों के लिए हमें इमाम की जरूरत है। लेकिन जब सवाल किया गया कि राज्य में कितने ही मदरसे ऐसे हैं जो सरकार की मदद से चल रहे हैं, जहां दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, मदनी का जवाब सुनिए। कह रहे हैं हम इसकी मुखालफत नहीं करते, लेकिन 560 मदरसे ऐसे हैं जिनको मान्यता मिली हुई है, पैसे मिलते हैं। वो लोग जाने, उनसे पूछिए, हम नहीं कहते। हम उसके मुखालिफ हैं। बुरा हुआ है, हम जितने मदरसे चलाते हैं मुसलमानों के चंदे से चलाते हैं। मदनी और जमीयत को इस आरोप पर ऐतराज है कि मदरसों को गलत तरीके से फंडिंग की जा रही है। हालांकि मदनी से जब ये सवाल किया गया कि अगर किसी मदरसे पर अवैध बुलडोजर चला तो उनका रुख क्या होगा, तो जवाब सुनिए। ये देखेंगे कि बात क्या है। अगर वो मदरसा मदरसे की जमीन पर नहीं था, गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर पंचायत की जमीन के ऊपर था, गवर्नमेंट को हक है। अगर वो म्यूनिसिपैलिटी की जमीन के ऊपर था, म्यूनिसिपैलिटी को हक है। एक तरह से कहे तो मदरसों के सर्वे को लेकर जो लगातार सवाल हो रहे थे, वो आज देवबंद में हुई बैठक और अरशद मदनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खत्म हो गए। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नया सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर मौलाना अरशद मदनी जमीयत और देवबंद मदरसों को मजहब तक क्यों सीमित करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अरशद मदनी और जमीयत उलेमाए हिंद ने सर्वे का समर्थन किया है, लेकिन अरशद मदनी के इस ऐलान पर सर्वे करने वालों का चप्पल से स्वागत करने वाले बयान देने वाले साजिद रशीदी को ऐतराज है। साजिद रशीदी ने जमीयत पर मुस्लिमों को गुमराह करने और खौफ पैदा करने का आरोप लगाया है। मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों को गुमराह मत कीजिए, मुसलमानों को अपने हाल पे छोड़ दीजिए। फिर मुसलमान डिसीजन लेगा कि मुझे सड़कों पर आकर इसका डिसीजन लेना है या मुझे कोर्ट में जाना है या मुझे क्या करना है। मुसलमान पर छोड़ दीजिए इसको। आप कह रहे हैं मुसलमानों को गुमराह या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ये देवबंद के लोग कर रहे हैं, तो क्या करें मुसलमान फिर?
मुसलमानों को चाहिए कि अपना डिसीजन खुद ले, इसलिए कि देखिए ये जो सर्वे है ये तो सबको पता है कि हिंदुस्तान की जितनी मसाजिद हैं, जितने मदारिस हैं, हर 6 महीने में साल में एक बार उनका सर्वे ऑलरेडी होता है और वो सरकार की पोर्टल पर पड़ा हुआ है कि सर्वे हुआ है और ये है फलां, सारी चीज़ें होती है। इवन मस्जिद का भी सर्वे होता है, मस्जिद में कौन इमाम है, मुअज्जिन कौन है, कितने लोग यहाँ रहते हैं, ये सारा सर्वे सरकार के पास होता है। अब ये जो सर्वे है ये सर्वे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को इससे गुमराह किया जा रहा है। ये सर्वे वो नहीं है जिस तरह से मुसलमानों को डराया जा रहा है, ये सिर्फ डराने की कवायद हो रही है। सर्वे का मतलब तो सर्वे होता है। अरे भाई आप चुपचाप जब हर साल करते हैं तो करिए चुपचाप। आपने इसको इतना बड़ा बना दिया ताकि मुसलमानों में खौफ पैदा हो। कौन बड़ा बना रहा है? जो बैठ के कर रहे हैं वो बड़ा बना रहा है या सरकार बड़ा बना रही है? सरकार बड़ा बना रही है और फिर उस खौफ को ज़्यादा करने के लिए बैठकें हो रही हैं, उस खौफ को बढ़ाने के लिए बैठकें कर रहे हैं लोग। सरकार ने जो खौफ डेवलप किया है कि साहब मदरसों से पता नहीं क्या होगा और कितने दहशतगर्द पकड़े जाएंगे और मदरसों में पता नहीं क्या तालीम होती है, फिर उसी खौफ को ज़्यादा करने के लिए जमीयत प्रोग्राम कर रही है। और बड़ी खबर लखनऊ से, सपना चौधरी ने सरेंडर कर दिया है। एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया है। सपना चौधरी को कस्टडी में लिया गया है। सपना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट में सपना चौधरी ने सरेंडर कर दिया था। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। धोखाधड़ी के मामले में सपना चौधरी ने एसीजेएम कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया है, जहां पर उनको हिरासत में ले लिया गया। ऋषभ मणि से इस पर अपडेट लेते हैं। ऋषभ, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ के थाना आशियाना में धोखाधड़ी की एक FIR दर्ज थी और उसमें बीती तारीख को वो नहीं आ पाई थी, लिहाजा उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया था। और उसी के क्रम में सपना चौधरी ने आज कोर्ट में आके सरेंडर किया है, जिसके बाद एसीजेएम शांतनु त्यागी कोर्ट ने उनको कस्टडी में लेने का आदेश दिया है। अभी अभी हालांकि कोर्ट से हमें अपडेट मिल रही है कि कोर्ट ने उनका वारंट रिकॉल करा लिया है, जिसका अर्थ है कि उनका वारंट वापस करा लिया गया है और अब वो कस्टडी से छोड़ी जा रही हैं। बिल्कुल, तो ये ताजा अपडेट आप बता रहे हैं पूरे मामले में। धोखाधड़ी के मामले में सरेंडर किया सपना चौधरी ने। और ऋषभ मणि, सरेंडर के बाद अब सपना चौधरी को कहां ले जाएंगे? अब आगे किस तरह की प्रक्रिया या कार्रवाई होगी? देखिए, चूंकि पिछली तारीख को सपना चौधरी आई थी, लेकिन उस दिन कोर्ट की छुट्टी थी। वो पिछली तारीख पर भी सरेंडर करना चाहती थी, नहीं हो पाई थी। वो कोर्ट की प्रक्रिया है, क्योंकि इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था, लिहाजा पहले इनको कोर्ट में सरेंडर करना था, उसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ती। कोर्ट में आज इन्होंने सरेंडर किया है, जिसके बाद कोर्ट ने इनको कस्टडी में लेने का आदेश दिया है और उसके बाद से इनके वारंट रिकॉल कर लिया गया। जो वारंट कोर्ट की ओर से जारी किया गया था गिरफ्तारी का, उस वारंट को कोर्ट ने वापस कर लिया है, लिहाजा इनको अब मुक्त कर दिया गया है। ये कोर्ट परिसर से बाहर निकल चुके हैं, इनको छोड़ दिया गया। तो धन्यवाद अपडेट के लिए। तो फिलहाल कोर्ट परिसर से बाहर निकल चुके हैं सपना चौधरी, उन्हें छोड़ दिया गया है। और रामपुर से इस वक्त बड़ी खबर, रामपुर पहुंची है ईडी की टीम और आजम खान से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ होगी। सूत्रों के हवाले से एक खबर हमें मिल रही है, जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर पुलिस बल तैनात है। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आजम खान से जुड़े लोगों से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त पुलिस फोर्स तैनात है और आजम खान से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ होगी ईडी द्वारा। देखिए, हमारे पास हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का यह आदेश है कि बगैर परमिशन के, बगैर यहाँ के वाइस चांसलर की परमिशन के पुलिस कैंपस में एंटर नहीं कर सकती। जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी फोर्स बाहर आई भी है, आदेश बस पढ़ लें और कुछ नहीं। अच्छा, तो इस कार्यवाही को क्या कहेंगे फिर? ये आदेश तो है आपके पास, उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है? चली रही है, सालों पहले से चल रही है कि किसी तरह से ये विश्वविद्यालय बंद हो जाए। आजकल एडमिशन्स चल रहे हैं। अच्छा, तो ये ईडी की टीम भी आई भी है? अब मुझे ये तो पता नहीं है किस सिलसिले में आई हुई है। और वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।